दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। आप सबका अल्टीमेट आईएएस पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूं वो भारत के हर जन के बीच में चर्चा का विषय है। दोस्तों चर्चा का विषय है भारत में स्थित उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है संभल। संभल दोस्तों आज क्या बात है कि संभाले से नहीं संभल पा रहा है। संभल जिले के इतिहास, भौगोलिक और राजनीतिक तथा जननांगी परिदृश्य क्या है, इन सब पर मैं फोकस करूंगा। यहां तक कि मैं शैक्षणिक रूप से यह बताने का प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले एक युक्ति मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो मैथिली शरण गुप्त की युक्ति है, जिसमें कहा गया है उस कविता में, जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहता रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं हो उसमें कुछ भी हो वो किसी लायक नहीं है। दोस्तों धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सबसे बड़ा है आपका देश, इन सबसे बड़ा है आपका राष्ट्र। लेकिन इस सबके बीच मैं वर्तमान विवाद को ठीक से समझने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान विवाद है क्या, और वर्तमान विवाद में हमारे जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम भाई पक्ष जो आपस में खींचतानी में लगे हुए हैं, जो आपस में खींचतान कर रहे हैं, दोस्तों वह क्या है विवाद और क्यों नहीं इसका समाधान है, और समाधान यदि है तो कब तक समाधान हो सकता है, किस रास्ते पर चल के समाधान हो सकता है, मैं इसकी भी झलकियां आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं ये दोस्तों उत्तर प्रदेश संभल यह नाम दर्शाया हुआ हूं। और ये बता दूं कि संभल जिला उत्तर प्रदेश का एक विवादित जिला बना हुआ है इस समय। लेकिन यह जिला कहाँ है, यह जिला कौन सा है, इसके लिए मैं बता दूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसको मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं, ये कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये संभल जिला है। दोस्तों संभल जिला 6 जिलों से लगता है इसकी बॉर्डर, और वह 6 जिले कौन कौन से हैं ये भी मैं बता दूं तो रामपुर जिला है, मुरादाबाद जिला है, अमरोहा जिला है, बुलंदशहर जिला है, अलीगढ़ जिला उससे लगता है दोस्तों, और बदायूं जिला उससे लगता है। दोस्तों 6 जिलों के बीच में स्थित संभल इस समय भारत में राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। जनमानस भी इस पर चर्चा कर रहा है, और हमारे विद्यार्थियों के लिए यह कौन सा प्रश्न बन सकता है, उन विषय को भी मैं टटोलने का काम करूंगा। दोस्तों यहां मैं बता दूं सिंपल सा कि संभल जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 21,99,774 इसकी आबादी है। यहाँ की साक्षरता दर है 55%। दोस्तों औसत साक्षरता दर से भी कम साक्षरता है आपके संभल में। इससे ये बताया जा सकता है कि संभल 55% के साथ ही कम साक्षर जिला है। इस पर भी आप फोकस करिएगा। यहाँ हिंदू जो संभल शहर की आबादी है वहाँ हिंदू समाज लगभग 22% है, और मुस्लिम समाज के लोग 77.67% हैं। दोस्तों यह संभल जिले का जो संभल परिक्षेत्र है, जिसको हम संभल नगर कहेंगे, उसकी मैं आबादी बता रहा हूं, जबकि पूरे संभल जिले की आबादी में हिंदू समाज ज्यादा है और मुस्लिम समाज कम है। नेक्स्ट इसकी शुरुआत मैं यहां से करने जा रहा हूं। दोस्तों संभल की घटना एक ऐतिहासिक, एक गहराई से अध्ययन करने के लिए मैं यहां प्रारंभ किया हूं। एक शैक्षणिक विश्लेषण क्या कहता है, इसमें संभल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। आप जान सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया हूं, इसका ऐतिहासिक सदियों से पुराना नाता है। यह शहर कई शहरों, कई शासकों और साम्राज्यों का गवाह बन चुका है, और इसकी और बहुत प्राचीन परिस्थितियां मैं बताऊं तो संभल पांचाल राज्य की क्षेत्र हुआ करता था। पंचाल राज्य के बारे में आपको जानकारी महाभारत में मिलेगी, जब पंचाल राज्य से राजा एक इसी क्षेत्र में शासन करते थे। यहां देखेंगे पंचाल राज्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संभल पंचाल राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के बाद में यह महान साम्राज्य अशोक यहाँ शासन किया था। और मध्यकाल क्या कहता है, लोधी वंश जो 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ पे शासन करता हुआ दिखाई दिया था। सिकंदर लोधी के शासनकाल में संभल एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी थी। दोस्तों संभल लोधी वंश में एक प्रांतीय राजधानी थी। आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य में संभल का एक महत्व
महत्व था, और महत्व इस तरह से था कि बाबर ने यहाँ पहली बार एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो 1526 से 1530 के बीच में वह मस्जिद मानी जाती है। दोस्तों उस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद रखा गया था। वो भी आगे मैं बताऊंगा जामा मस्जिद क्यों विवादित है, क्या है विवाद जामा मस्जिद के संबंध में। आधुनिक काल क्या कहता है, ब्रिटिश शासन में इस दौरान संभल पर एक यहाँ अंग्रेजों का शासन था। और स्वतंत्रता संग्राम क्या कहता है कि संभल के लोग स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। दोस्तों तो क्या बात है, जब स्वतंत्रता के लिए साथ साथ लड़ने वाले लोग आज आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि संभल कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या है, विशेषताएं क्या है। ऐतिहासिक स्थल, संभल में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें जामा मस्जिद है, राधा कृष्ण है, कल्की मंदिर है। दोस्तों मैं बता दूं कि जामा मस्जिद से लेकर राधा कृष्ण मंदिर और कल्की धाम मंदिर एक बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। कल्की धाम मंदिर के बारे में आगे ही बता दूंगा। दोस्तों पहले यहाँ बता दूं कि कल्की धाम मंदिर वह मंदिर है जिसमें माना जाता है, हिंदुओं में माना जाता है कि भगवान का अगला अवतार कल्की धाम मंदिर में ही होगा, कल्की धाम में ही होगा। इस तरह से हिंदुओं को लेकर वह धाम, वह परिक्षेत्र बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही धार्मिक आस्था वाला है और बहुत ही विश्वसनीय है, जहां यहाँ पे अगले भगवान का अवतार होने के संकेत दिए जाते हैं। पुराणों और उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है, जिसमें आपका अभी कल्की नामक फिल्म बनी थी, जिसको मैं आगे बताऊंगा। बस यहाँ ये देख लीजिए कि राधा कृष्ण मंदिर और जामा मस्जिद इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक है। धार्मिक स्थल कहता है कि संभल में विभिन्न धर्मों के लोगों का घर है, मतलब संभल विभिन्न धर्मों के लोगों का घर है, यहाँ कई धार्मिक स्थल है। दोस्तों ये बता रहा है कि संभल में बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं रहते हैं, बल्कि ईसाई, जैन, सिख भी थोड़े मात्रा में यहाँ देखे जाते हैं। हथकरघा उद्योग क्या है, संभल में हथकरघा उद्योग की काफी विकसित संभावनाएं हैं, अर्थात वहां का उद्योग प्रमुख रूप से कोई है तो हथकरघा उद्योग है, जो हाथों से बनाई गई कई प्रकार की कलाकृतियां, कई प्रकार के कपड़े और कई प्रकार के सामग्रियां बनाकर विक्रय किए जाते हैं पूरे भारत और पूरे दुनिया में। नेक्स्ट ये देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के संभल शहर की सांस्कृतिक और विरासत क्या है, तो संभल को पहले भीमनगर कहा जाता था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, भीमनगर इसे कहा जाता था। 67 और 68 तीर्थ स्थल, दोस्तों संभल में 68 तीर्थ स्थल, 52 सराय, 19 कूप इत्यादि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के धरोहर स्थित हैं। संभल में कल्की, जो कल्की की मैं चर्चा कर रहा था, कल्की विष्णु भगवान का मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे प्राकृतिक धरोहर भी यहाँ स्थित हैं। दोस्तों संभल की पारंपरिक मिठाइयाँ बर्फी, लड्डू और जलेबी है। दोस्तों जलेबी कहते ही हमको आज वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जलेबी मिठाई की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों जलेबी नेताओं के लिए जलवा बिखेर रहा है, कोई नेता जीत कर जलेबी खिला रहा है, कोई हार कर जलेबी खा रहा है। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में जलेबी वहाँ की एक अच्छी मिठाई मानी जाती है, जो संभल में देखी जाती है। संभल में सालाना हिंदू और मुस्लिम मेलों को आयोजित किया जाता है, काफी ज्यादा मेले आयोजित होते हैं वहां। संभल में चीनी शोधन, हाथ से बुनाई और कैलिको प्रिंटिंग, दोस्तों ये कैलिको प्रिंटिंग एक विशेष प्रिंटिंग की, एक विशेष प्रकार की डिजाइनिंग प्रिंटिंग है, जो किसी कपड़े पर अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। वो भी आप संभल में देख सकते हैं। संभल में जलोढ़ इंडो गंगा का मैदान पर स्थित एक प्राचीन बस्ती है। दोस्तों यह जो जलोढ़ बसा हुआ है, वह एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में बसा हुआ है, या यह कह सकते हैं कि गंगा नदी के बेसिन में बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कृषि प्रधानता भी देखी जाती है, अर्थात गेहूं से लेकर गन्ने तक की और अन्य फसलों की उपज अच्छी खासी यहां देखी जाती है। सतयुग में इसका नाम, सतयुग देख सकते हैं दोस्तों, सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत, त्रेता में महादगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में इसे संभल कहा जा रहा है। दोस्तों यही इसके बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि इसको
इस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कोर्ट का फैसला। अब यहाँ आते हैं हम लोग उस मुद्दे पर जो जामा मस्जिद के संबंध में यह कोर्ट के फैसले पर एक ऐसी विवाद उत्पन्न हो गए हैं जिसको पूरे भारत के लोग समझना और जानना चाहते हैं कि यह फैसला क्या है, यह मामला क्या है। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि अभी यहाँ आप एक स्लाइड देखेंगे जिसको मैं लास्ट में दिखाने का प्रयास किया हूं, प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट या 1991, यह क्या है इसको मैं बताते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट कहता है दोस्तों कि भारत में किसी भी मंदिर या किसी मस्जिद की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात मंदिर है तो मंदिर रहेगा और मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। उसे मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां बता दे रहा हूं दोस्तों कि इसी जब मस्जिद मस्जिद रहेगा और मंदिर मंदिर रहेगा तो कोर्ट ने जो फैसला किया है वो क्या है। हालांकि यह कोर्ट जो है सिविल कोर्ट, सिविल जज ने इस फैसले को 19 नवंबर 2024 को सुनाया था और अदालत के दायरवाद में 26 बिंदुओं पर संभल की ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के साथ बाबरनामा में लिखी डायरी का कुछ उल्लेख दिया गया है। दोस्तों यहां मैं बता दूं कि यह विवाद 2022 में शुरू हुआ था। 2022 में कैसे शुरू हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक फैसला सुनाया। फैसला यह सुनाया कि मंदिर तो मंदिर रहेंगे और मस्जिद मस्जिद रहेंगे, ये जैसे संविधान के एक एक्ट में कहा जा चुका है, लेकिन किसी धार्मिक चरित्र के बारे में इस एक्ट में कोई बात नहीं की गई है। तो धार्मिक चरित्र की पहचान की जा सकती है, इसके लिए किसी मंदिर या किसी मस्जिद के अंदर ऐतिहासिक सर्वे कराए जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस सर्वे को कराने पर इस एक्ट अर्थात 1991 के एक्ट में किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो मंदिरों पर विश्वास रखते हैं उनके लिए एक ऐसी आस जगी जिसमें किसी भी स्थान को, जो विवादित स्थान है, वहां का धार्मिक स्टेटस क्या है दोस्तों, उसको जानने का प्रयास किया जा सकता है। बस वही एक फैसला था जो पूरे भारत में हर जजों को एक अवसर दे दिया कि ऐसे विषय जो मंदिर और मस्जिद से संबंधित विवाद कोर्ट में पहुंचते हैं, उस विवाद के विषय पर इतना तक तो फैसला सुनाया जा सकता है कि किसी मंदिर या मस्जिद का धार्मिक स्टेटस क्या है, यह पुरातत्व विभाग द्वारा पहचाना जा सके, जाना जा सके और उसका सर्वे भी कराया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल मैं अभी ये बता दे रहा हूं कि भारत में किसी भी कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है या किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि मंदिर के स्टेटस को बदलकर मस्जिद बना दे और मस्जिद की स्टेटस को बदलकर मंदिर बना दे। दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि अयोध्या मंदिर के साथ ऐसा हुआ है जब मस्जिद के स्थान पर मंदिर बना दिया गया। दोस्तों यह क्यों हुआ इसे मैं अलग से बताने का प्रयास करूंगा जब अगले स्लाइड में आप पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहां आप देख लेंगे कि ये सारी चीजें फिर इसी वर्ष 22 अगस्त 2024 को रिलीज हुई फिल्म कल्कि संभल पर बनाई गई एक फिल्म है दोस्तों, और कल्कि में दक्षिण भारत से रिलेटेड एक फिल्म है जो कल्कि को लेकर बनाई गई थी। दोस्तों ये फिल्म का एक प्रोमो देख सकते हैं जिसमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है, इस फिल्म के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान का अगला अवतार जो होगा वह संभल के कल्कि में ही होगा। इस फिल्म के द्वारा यह भी बात बताने की तरफ कोशिश की गई है। इसमें कल्कि धाम मंदिर के संबंध के विषय को प्रदर्शित किया गया है। संस्कृत में संभल ग्राम था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक अद्वितीय विग्रह प्रकट हुआ है और इसी कारण इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि उस कल्कि धाम को जहां श्री हरिहर मंदिर कहा जाएगा वहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक तरह से विग्रह को प्रदर्शित करने का काम किया गया है। दोस्तों इस संदर्भ में हम देख सकते हैं जो मंदिर का स्वरूप है और जो फिल्म का एक लोगो है उसे प्रदर्शित करने का काम किया गया है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो जामा मस्जिद है उस 26 बिंदुओं को लेकर जो लोग पहुंचे थे सेशन कोर्ट के पास, उस सेशन कोर्ट ने इसी जामा मस्जिद को सर्वे कराने के लिए
भारतीय पुरातत्व विभाग को जो ऑर्डर दिया है उसके बाद क्या है यह भी आप देखते चले। विवाद की पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई दोस्तों? हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्तमान में जामा मस्जिद का स्थान पहले हरिहर मंदिर था। इसे मुगल शासक बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। दोस्तों यही विवाद मैं कह रहा हूं, इस पर कोर्ट की फैसले आए हैं। इस दावे के आधार पर स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। दोस्तों यही बात है, जब कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया तो यह विवाद पुनः एक बड़ा विवाद के रूप में सामने आया। और दोस्तों मैं बता दूं यहां कि जब 24 नवंबर 2024 को जब सर्वेयर टीम, जिसमें हिंदू पक्ष भी शामिल थे, मुस्लिम पक्ष भी शामिल थे, यह सभी लोग मिलकर जब इस जामा मस्जिद के अंदर सर्वे करने गए थे कोर्ट के फैसले के बाद, तो जब ये निकल रहे थे सर्वे करके तो वहां मुस्लिम पक्ष के युवाओं ने लगातार हिंसक झड़प करने का प्रयास किया, जिसमें 4 पुलिस के बल प्रयोग से युवाओं की डेथ भी हो गई थी। दोस्तों यह एक बड़े विवाद के रूप में ये जन्म लिया, जिस पर लोगों की और ज्यादा फोकस्ड बनी कि क्या है इतना बड़ा विवाद जिसमें पुलिस की तरफ से 4 युवाओं की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इस विषय को लेकर हम यहाँ बता दें कि पुरातत्व सर्वेक्षण क्या कहता है। अदालत में पुरातत्व विभाग एएसआई के यह जांच करने का निर्देश दिया कि मस्जिद की संरचना के नीचे मंदिर के अवशेष मौजूद है या नहीं। अर्थात एएसआई जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा यह बताया जाए कि क्या यह मस्जिद के नीचे कोई मंदिर स्थित है या नहीं। इस विषय की जानकारी को लिफाफे में बंद करके और कोर्ट में जमा करने का ऑर्डर दिया गया था। दोस्तों मैं यहां आपको बता दूं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। अर्थात में सरकार की भूमिका अभी तक तो नहीं जांची गई है कि सरकार की भूमिका इसको सर्वे कराने में क्या रही, लेकिन इसी संभल में एक और ताजा तरीन विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर मैं आगे बता रहा हूं। यहां देखेंगे फोटो और वीडियो की रिकॉर्डिंग, सर्वेक्षण के दौरान फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। दोस्तों सभी पक्षों की उपस्थिति इसमें रहनी चाहिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष होने चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। निष्पक्ष रिपोर्टिंग क्या है? अदालत ने एएसआई को पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दोस्तों कुछ मैं नोट यहां लिखाया हूं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। संभल में जामा मस्जिद में 1.5 संभल में जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर खुदाई के दौरान एक मंदिर मिला है। दोस्तों ये हाल फिलहाल में मिली हुई मंदिर को लेकर भी इस समय चर्चा है कि संभल में एक ऐसी पुरानी मंदिर पाई गई है जिसका इतिहास सैकड़ों हजारों वर्षों पहले के बताए जा रहे हैं। हनुमान मंदिर, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति मिली है, और हनुमान मंदिर के मिलने के बाद वहां पूजन पाठन प्रारंभ कर दिए गए हैं। दोस्तों एक छोटा सा विवाद का केंद्र यह भी है। दूसरा क्या है कि संभल में 1978 आजादी की बात कर रहा हूं, 1978 से बंद पड़े मंदिर में 46 वर्षों के बाद पुनः शुरू हुआ पूजन पाठ। इसका इतिहास मैं बता दूं दोस्तों कि संभल एक ऐसा स्थान रहा है जो उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में लगातार दंगे, सांप्रदायिक हिंसे होते रहे हैं, और 10-20 बार से अधिक सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं, जिसमें दोस्तों 1978 में एक भयंकर हिंसा हुआ था, एक भयंकर सांप्रदायिक दंगा हो गया था जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। दोस्तों उसी दौरान जिला अधिकारी के निर्देश पर इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, उसके कपाट बंद कर दिए गए थे, पूजा पाठ होना बंद हो गया था। दोस्तों वही आज तक उसमें कोई पूजा पाठ न होने के परिप्रेक्ष्य में 46 वर्षों के बाद डीएम के एक आदेशानुसार उस मंदिर के कपाट को खोला गया है और मंदिर में पूजन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों यह भी एक ऐसा विषय है जो हाल फिलहाल में विवाद के नजरिए से देखा जा रहा है। दोस्तों मैं यहां बता दूं कि सरकार मंदिरों पर नियंत्रण रखती है, ये आप जान लीजिए, और इसका इतिहास में अगर खंगालने का प्रयास करूं तो 1925 में अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट बनाया था, मद्रास वर्सेस एक्ट के अंतर्गत, जिसमें पूरे भारत के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभी प्रकार के स्थल सरकार के नियंत्रण में होंगे। यह एक फैसला अंग्रेजों के समय से
1925 में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों 1927 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। दोस्तों इसमें संशोधन के अंतर्गत जो 1927 के बाद फैसला आया वह उसमें यह आया कि मंदिर को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, अर्थात अब सिर्फ मंदिर पर ही सरकार का नियंत्रण रहेगा। इस दौरान देख सकते हैं दोस्तों कि आजादी के समय 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान से भी पुराना जो स्टेटस है वह बरकरार रखा गया और आज तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक लगातार यही स्टेटस बरकरार है कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। उसी अधिकार के तहत डीएम ने मंदिर को बंद करने का आदेश और मंदिर को खोलने का आदेश दे सकता है या दिया था। तो दोस्तों उस संबंध में भी एक विवाद है। संभल जिले के वर्तमान जिलाधिकारी का नाम आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया है और पुलिस अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई। आगे देखते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड है। आगे का जो है ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से जानने योग्य बातें हैं दोस्तों। ये परीक्षा में लगातार पूछे जाएंगे, आप इस पर बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लीजिए क्योंकि आने वाले परीक्षा में एक आध प्रश्न इससे हो न हो जरूर से पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ द वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। दोस्तों प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके निर्माण का कार्य हमारे वहां 1991 में हुआ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा हुआ। दोस्तों यह क्यों किया गया मैं इसको बता दूं तो उस दौरान अयोध्या में एक लगातार मस्जिद के जगह पर मंदिर बनाने की मांग चल रही थी। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा था, हिंदुओं के बीच में एक बड़ी मांग भी थी। दोस्तों इस विषय को लेकर हमारे इस पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर हमारी वहां उस समय की तत्कालीन सरकार जिसके नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे, उन्होंने एक संसद में एक कानून लेकर जिस कानून को हम प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट कहते हैं 1991। इसमें कहा गया दोस्तों कि भारत में जो भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे इत्यादि होंगे वह जस के तस बने रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। कानून यह कहता है दोस्तों कि किसी प्रकार के बदलाव को लेकर यानी मंदिर को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता है, मस्जिद को मंदिर में नहीं बदला जा सकता है और इसको लेकर किसी कोर्ट में जाया भी नहीं जा सकता है। दोस्तों यह भी इस बात को उल्लेखित करता है और इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी मंदिर थे और जो भी मस्जिद थे उसके वर्तमान स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह विषय भी 1991 में जो एक्ट था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसके संदर्भ में और ज्यादा जानकारी आप ले लीजिए। यह कानून भारत में धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित और बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों के स्वरूप में बदलने से रोकना तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना है। यहां देख लीजिए कि धार्मिक स्थलों की स्थिति क्या है। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों मंदिर मस्जिद चर्च आदि जो भी स्थिति थी वह उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, चर्च है चर्च रहेगा। 15 अगस्त 1947 को उससे पहले के सभी स्थल हुबहू जिस रूप में हैं उसी रूप में रहेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का धर्म स्वरूप या संरचना परिवर्तित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों नए विवाद पर रोक क्या है, 15 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुआ किसी भी नए विवाद को लेकर न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पहले उसके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर किसी न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। बस उसके स्टेटस को बदलने के संदर्भ में की बात है। दोस्तों इस तरह से देखेंगे लंबित मामले, इसमें अधिनियम के अपवाद क्या है। दोस्तों अधिनियम में कुछ अपवाद है उसको लेकर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या विवाद, दोस्तों राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद
को इस अधिनियम से छूट दी गई है, इस विवाद को अलग से निपटाया जाएगा। दोस्तों यहां पे आप देख लीजिए कि 1991 प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 में सभी मंदिर और मस्जिद को लेकर तो अपने हिसाब से इसमें कानून बना दिए गए कि कोई भी मंदिर न मस्जिद बन सकता है न मस्जिद मंदिर बन सकता है। लेकिन उसी एक्ट में यह कहा गया जो अयोध्या का विवाद है वह इस दायरे से बाहर रहेंगे, अर्थात अयोध्या का मंदिर या बाबरी मस्जिद के संबंध में जो विवाद है वह इस एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए अब तक जो आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर का निर्माण कर लिया गया, सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 में इस मंदिर और मस्जिद के विवाद को इससे बाहर रखा गया था। अब ये जान लीजिए चाहे कोई विवाद अयोध्या में हो या संभल में हो, आप यह निश्चित कर लीजिए फिलहाल जब तक यह कानून रहेगा तब तक तो न मंदिर मस्जिद हो सकता है न मस्जिद मंदिर हो सकता है। चाहे सर्वे कुछ भी आ जाए, चाहे रिपोर्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें किसी भी धार्मिक स्टेटस को बदलने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहां ध्यान रख लीजिए कि कुछ हिंदूवादी लोग इस एक्ट को ही बदलने की बात कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि जब तक यह एक्ट रहेगा तब तक हमको किसी भी धार्मिक स्थल के तौर पर यदि मंदिर का वहां अवशेष भी प्राप्त हो जाता है, हमारे प्राचीन धरोहर के तौर पर हमारे मंदिर के बहुत सारे चिन्हांकन भी वहां मिलते हैं, तो हम वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं ज्ञान वापी जो मस्जिद है जो बनारस में है, वहां के जिला जज के एक ऑर्डर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर के साथ जोड़ दिया गया था, जिसमें चंद्रचूड़ साहब ने भी इस बात की इजाजत दिया था कि ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराया जा सकता है, उसी को लेकर उसमें जो सर्वे हुआ उसके बावजूद भी आप निश्चित कर लीजिए कि ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है या तब तक वहां मंदिर नहीं बनाया जा सकता है जब तक 1991 एक्ट में कोई बदलाव नहीं होते हैं। दोस्तों लेकिन वही मैं बताया कि चंद्रचूड़ साहब की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनके तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि धार्मिक मंदिर या मस्जिद के अंदर जो धार्मिक चरित्र है उसका, जो धार्मिक स्टेटस है उसका, उसके सर्वेयर को लेकर या उसके सर्वे को लेकर इस एक्ट में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। इसी को देखते हुए इसमें या किसी भी मंदिर में सर्वे कराने की इजाजत दी जा रही है। यही इजाजत मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं देने की बात की जा रही है और हिंदू पक्ष की तरफ से देने की बात की जा रही है। इसी विषय को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि दंडात्मक प्रावधान क्या है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा की कैद होगी और जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं संभल एक ऐसा जिला बना हुआ है जिसके छोटे छोटे कई विवाद कई टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं और वहां हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस तमाम फैसले पर चर्चा कर ले और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चर्चा के बाद जो फैसले निकलेंगे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को वहां रहने, वहां उनके विकास करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से बेहतर फैसले आएंगे। इसलिए मेरा पक्ष ये मानना है दोस्तों कि पहले बातचीत से समाधान निकाल लिया जाए, क्योंकि कोई भी मुस्लिम और कोई भी हिंदू संभल में रहने वाले मुस्लिम और हिंदुओं के विवादों का समाधान नहीं कर सकता है यदि वो खुद आपस में बैठकर समाधान करने के लिए तैयार न हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।